गुड इवनिंग गाइस, वेलकम टू द कल्चर नीट। आज हम देखेंगे करेंट इलेक्ट्रिसिटी। ओके, तो जो चार्ज होता है, चार्ज या तो रेस्ट में रहेगा या मोशन में रहेगा। अगर चार्ज रेस्ट में रहेगा तो हम जो ब्रांच ऑफ फिजिक्स पढ़ेंगे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक होगा। ठीक है, जब चार्ज मोशन में रहेगा तो चार्ज दो तरह से मोशन में रह सकता है, या तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगा या एक्सेलरेटेड वेलोसिटी से चलेगा। जब चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता है तो वहां पर जो हम पढ़ेंगे, जैसे हम बताएं कि जो मोशन होगा या तो कांस्टेंट वेलोसिटी होगा या आपका एक्सेलरेटेड वेलोसिटी होगा। एक्सेलरेटेड वेलोसिटी, एक्सेलरेटेड वेलोसिटी। जब चार्ज एक्सेलरेटेड वेलोसिटी से चलेगा, जब चार्ज एक्सेलरेटेड वेलोसिटी से चलता है तो हम जो ब्रांच ऑफ फिजिक्स पढ़ेंगे वो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अब जब चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगा तो जो ब्रांच ऑफ फिजिक्स है वो हम पढ़ेंगे आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अब डिफिनीशन ऑफ करंट क्या होगा? तो फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम, इसको करंट कहेंगे। यूनिट क्या होगा? जैसे I इक्वल टू हो जाएगा डी क्यू बाई टी, इसको कुलम कहेंगे बाई सेकेंड। कुलम और सेकेंड को एम्पियर कहते हैं। ओके, दूसरा करंट। करंट का ना कोई, करंट का डायरेक्शन होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है। जब डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड होने के बावजूद भी करंट वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता है। वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता। क्यों? क्योंकि करंट का हम लोग स्केलर सम करते हैं, स्केलर सम करते हैं। ओके, जैसे स्केलर सम कहने का क्या मतलब हुआ? मान लिया कि ये दो वायर है, यहाँ से 3 एम्पियर करंट आ रहा है, यहाँ से आपका 5 एम्पियर करंट आ रहा है। दोनों वायर के बीच का एंगल कितना है? 30 डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ पर फाइनल जो करंट होगा 8 एम्पियर होगा। दूसरा केस लेते हैं, अगर मान लीजिए फिर से दो वायर है, दोनों के बीच का एंगल हमने 60 डिग्री रखा। दो वायर है, दोनों का बीच का एंगल हमने 60 डिग्री रखा, और यहाँ से फिर से 3 एम्पियर करंट आ रहा है, और यहाँ से फिर से 5 एम्पियर करंट आ रहा है। तो जब हम रिजल्टेंट देखते हैं तो दोनों को मिला के 8 एम्पियर करंट बनता है। ठीक है, हमने सिर्फ इन दोनों का स्केलर सम किया। करंट का हम स्केलर सम करते हैं। अगर वेक्टर सम करते तो क्या होता? अगर हम वेक्टर सम करते तो इन दोनों का वेक्टर सम करते तो क्या होता? 3 का स्क्वायर होता प्लस 5 का स्क्वायर होता प्लस 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू कॉस 30 डिग्री, और यहाँ से आपका रिजल्टेंट आता। लेकिन क्या ऐसा कुछ नहीं देखने को मिलता है? हम लोग सीधा सीधा इसको ऐड कर दे, 3 एम्पियर, 5 एम्पियर, 8 एम्पियर। ठीक है, या तो वह 30 डिग्री पे रहे, 60 डिग्री पे रहे या 90 डिग्री पे रहे, उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता है। जो करंट होता है हमारा वो आपका वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता है, करंट हमारा स्केलर क्वांटिटी होता है। वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता है, करंट हमारा स्केलर क्वांटिटी होता है। अगर ऑप्शन में स्केलर क्वांटिटी नहीं दिया हुआ है तो आप टेंसर क्वांटिटी मान सकते हो, टेंसर क्वांटिटी। ठीक है, तो सबसे पहले जो प्रायोरिटी देंगे वो टेंसर क्वांटिटी का देंगे। सेकेंड प्रायोरिटी हम लोग देंगे, वो देंगे आपका स्केलर क्वांटिटी का, स्केलर क्वांटिटी का। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि Q इक्वल टू, Q का वैल्यू दिया गया है, यहाँ से देखिए क्वेश्चन कह रहा है Q का वैल्यू आपका दिया गया है, कितना है? टी स्क्वायर ई पे पावर -2t। तो फाइंड आउट द टाइम व्हेन करंट चेंज इट्स डायरेक्शन। अच्छा, एक चीज आपको नहीं बताए हैं, करंट का हम दो वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। करंट का दो वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। पहला, हम इसका एवरेज वैल्यू निकालते हैं, एवरेज वैल्यू। दूसरा, करंट का हम इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकालते हैं, इंस्टेंटेनियस वैल्यू। ठीक है, एवरेज वैल्यू ऑफ करंट का क्या फॉर्मूला होगा? I इक्वल टू आई एवरेज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी।
इसको ऐसे भी लिख सकते हैं Q फाइनल माइनस Q इनिशियल डिवाइडेड बाई T फाइनल माइनस T इनिशियल। ओके, इंस्टेंटेनियस करंट का वैल्यू होता है I इंस्टेंटेनियस होता है dq बाई dt। यहाँ पर एक चीज़ और आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है, मैंने एवरेज वैल्यू निकाला, इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकाला। अगर करंट अपना डायरेक्शन चेंज करेगा, जब डायरेक्शन चेंज करेगा तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू का मान 0 होता है। कोई भी चीज अपना जब डायरेक्शन चेंज करता है तो उसका वैल्यू 0 होता है, उसका इंस्टेंटेनियस वैल्यू 0 होगा। तो I इंस्टेंटेनियस 0 कब होगा? I इंस्टेंटेनियस 0 कब होगा? जब करंट अपना डायरेक्शन चेंज करेगा, डायरेक्शन चेंज करेगा तो I इंस्टेंटेनियस का वैल्यू 0 होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम एक सवाल आपको दिए थे, यहाँ देखिए क्वेश्चन आपका ये रहा, क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है, सॉल्यूशन करेंगे। इफ Q इजकल टू, Q का वैल्यू दिया हुआ है t स्क्वायर e पे पावर -2t, देन फाइंड आउट द टाइम एट विच करेंट चेंजेस इट्स डायरेक्शन। जब कह रहा है कि करंट अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है, उस टाइम का कौन सा टाइम है जब करंट अपना डायरेक्शन चेंज करेगा। तो जब डायरेक्शन चेंज करेगा तो हमने बताया था कोई भी चीज़ अपना डायरेक्शन चेंज करता है तो उसका इंस्टेंटेनियस वैल्यू 0 होता है। जब हम Q को डिफरेंशिएट करके इंस्टेंटेनियस वैल्यू I का निकालेंगे, फिर उसको 0 कर देंगे, हमारा आराम से टाइम निकल जाएगा। तो I इंस्टेंटेनियस इक्वल टू dq बाई dt। तो Q का वैल्यू कितना है? Q का वैल्यू है आपका t स्क्वायर e पे पावर -2t डिवाइडेड बाई dt। इसका जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t हो जाएगा और e पे पावर -2t का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? प्लस होगा यहाँ पर। e पे पावर -2t का डिफरेंशिएशन e पे पावर -2t और इसका कोफिशिएंट सामने आ जाता है यानी -2 हो जाएगा और फिर ऊपर से t स्क्वायर हो जाएगा। और जब अपना करंट डायरेक्शन चेंज कर रहा है यानी इंस्टेंटेनियस वैल्यू इसका 0 हो जाएगा। सिंपल सी बात है। जब इसको आप सॉल्व करोगे, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पर हो जाएगा 0 इक्वल टू 2t e पे पावर -2t। ठीक है, ये माइनस आगे आ जाएगा तो -2t स्क्वायर e पे पावर -2t, ये सारा टर्म इस साइड आ जाएगा तो हो जाएगा 2t स्क्वायर e पे पावर -2t इक्वल टू 2t e पे पावर -2t। e पे पावर -2t से e पे पावर -2t गया, एक t से एक t गया, 2 से 2 गया, तो टाइम का वैल्यू हमारा क्या आ गया? टाइम का वैल्यू हमारा आ गया 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड में अपना करंट डायरेक्शन चेंज करेगा। ओके, अगला आते हैं। आपको बताया था कि करंट 2 तरीके से निकालते हैं, उसका इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकालते हैं, दूसरा उसका एवरेज वैल्यू निकालते हैं। अब अगला देखेंगे एवरेज वैल्यू, कैलकुलेट द एवरेज वैल्यू ऑफ करंट। तो एवरेज वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास 2 मेथड है, एक तो इंटीग्रेशन मेथड है और दूसरा ग्राफिकल मेथड है। तो इंटीग्रेशन मेथड निकालने के लिए I एवरेज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ I dt डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ dt। ओके, अब I dt क्या देगा हमारा? I dt जो देता है, I dt फ्लो ऑफ चार्ज देता है। ये क्या देगा आपका? फ्लो ऑफ चार्ज। ओके, फ्लो ऑफ चार्ज देगा। ओके, अब एवरेज ग्राफिकल मेथड से देखेंगे कि ग्राफिकल मेथड से हम एवरेज वैल्यू करंट का कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपका एक ग्राफ दिया गया रहेगा। तो I एवरेज इक्वल टू एरिया अंडर IT ग्राफ डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। मतलब ये जो ग्राफ है IT ग्राफ है, इसके अंदर हम इसका एरिया निकाल देंगे।
और टोटल टाइम से डिवाइड कर देंगे तो हमारा एवरेज वैल्यू पता चल जाएगा। तो निकालो आई एवरेज, हाँ वही चीज होगा, इसमें तो वैसा कुछ दिया नहीं है तो हम सीधा लिख देंगे एरिया अंडर आईटी ग्राफ और नीचे में टोटल टाइम टी है। दूसरा बात ये कि जो एरिया अंडर आईटी ग्राफ है, जो एरिया अंडर आईटी ग्राफ है, ये भी आपका क्या देता है, ये भी आपका देता है फ्लो ऑफ चार्ज। ये भी क्या देगा, फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज का फ्लो कितना हो रहा है ये कौन बताएगा, एरिया अंडर आईटी ग्राफ एवरेज करंट में। दूसरा फ्लो ऑफ चार्ज क्या बताएगा, इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी, जब इसको हम इंटीग्रेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। ओके, जैसे आपका क्वेश्चन लेते हैं आई इक्वल टू 4 - 2t, कैलकुलेट द एवरेज करंट। एवरेज करंट हमारा निकालना है तो हम जानते हैं आई एवरेज का वैल्यू, आई एवरेज इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। ठीक है, अब हमारा टाइम नहीं दिया गया कि हम कहां से कहां तक इंटीग्रेशन करेंगे। टाइम इक्वल टू 0 से टिल जब करंट हमारा 0 हो जाता है उस टाइम तक हम इंटीग्रेशन करेंगे। तो टाइम t1 आपका 0 हो गया और t2 निकालने के लिए हम करंट का वैल्यू 0 करेंगे। तो I इक्वल टू है दिया हुआ है क्वेश्चन में 4 - 2t। I का वैल्यू जब 0 पुट करेंगे तो 4 - 2t, तो टाइम का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा, टाइम का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा आपका 2 सेकेंड। ये 2 सेकेंड क्या है, t2 है। हमारा t1 दिया गया है 0 सेकेंड, t2 आपका दिया गया है कितना, हम अभी निकाले हैं, कितना दिया गया, 2 सेकेंड। ओके, t2 2 सेकेंड दिया गया। अब हम आसानी से इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो आई एवरेज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। आई डी टी कहाँ से कहाँ तक, 0 से 2 सेकेंड तक, 0 से 2 सेकेंड तक, कहाँ से कहाँ तक है, 0 to 2 सेकेंड, 0 to 2 सेकेंड। ओके, इंटीग्रेट करो। अब इंटीग्रेशन आई का वैल्यू कितना दिया है, 4 - 2t और यहाँ पर dt कहाँ से, 0 से 2, 0 से 2। ठीक है, इसको इंटीग्रेट करो। 4 का इंटीग्रेशन 4t माइनस 4 का इंटीग्रेशन 4t माइनस 2t का इंटीग्रेशन 2t² 2। ओके, कहाँ से कहाँ तक, 0 से 2 तक। और यहाँ पर क्या रखेंगे, t, dt का इंटीग्रेशन t कहाँ से कहाँ तक, 0 से 2 तक। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए तो पुट करेंगे 4 - 2 से 2 गया, 2 का होल स्क्वायर माइनस 0 और डिवाइडेड बाय 2 - 0। ठीक है, ये हम आई एवरेज निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं, आई एवरेज। ठीक है, तो यहाँ देखिए 8 हो जाएगा, 8 - 4 डिवाइडेड बाय 2, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 एम्पियर। कितना आ जाएगा, 2 एम्पियर। यानी हमारा एवरेज करंट का वैल्यू कितना आ गया, एवरेज करंट का वैल्यू हमारा 2 एम्पियर आ गया। ठीक है, अगला देखते हैं। चार्ज फ्लो गिवन बाय Q इक्वल टू 80 - BT², फाइंड आई एवरेज। फिर से आई एवरेज निकालने के लिए कह दिया, तो हमारा गिवन क्या है, सीधा पहले गिवन लिखेंगे। क्या दिया गया है, Q इक्वल टू 80 - BT²। अब हमको टाइम नहीं दिया गया कि कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे, तो हम वैसे ही मानेंगे t इक्वल टू 0 से कहाँ तक, टिल करेंट जब तक 0 नहीं हो जाएगा वहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, अब करंट 0 करने के लिए हमको, लेकिन हमारा तो क्वेश्चन में क्यों दिया गया है, हमको करंट 0 चाहिए, तो इसका हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे। I इक्वल टू dq/dt, यहाँ से हमारा करंट निकल जाएगा। ठीक है, तो Q कितना दिया गया है, 80 - BT² इंटू डिवाइडेड बाय dt। ओके, डिफ्रेंशिएट करो, 80 का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, a हो जाएगा, माइनस BT² का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2BT हो जाएगा। ओके,
और वैल्यू हम 0 कर देंगे। तो टाइम निकल के कितना आया, टाइम यहाँ से आया A/2B, ये हमारा टाइम निकल के आया। हमारा T1 पता है 0 सेकेंड, T2 पता है A/2B। अब एवरेज वैल्यू आराम से निकल जाएगा। अब एवरेज वैल्यू निकालने के लिए दो चीज हमारा, पहला तो I इंटीग्रेशन ऑफ I dt इंटू dt। जब ये मेथड लगाएंगे ना तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो इस मेथड को हम स्किप करते हैं। हम इस मेथड से निकालेंगे I एवरेज Q फाइनल माइनस Q इनिशियल डिवाइडेड बाई T फाइनल माइनस T इनिशियल। Q फाइनल कहने का मतलब चार्ज एट टाइम T2 और Q इनिशियल मतलब चार्ज एट टाइम 0 सेकेंड के लिए, ठीक है। तो अगर फाइनल वैल्यू निकालेंगे Q फाइनल, ठीक है, तो टाइम फाइनल के लिए A/2B है, ठीक है। तो चार्ज यहाँ पर रख देंगे, A टाइम का वैल्यू रख देंगे A/2B, ठीक है, माइनस B टाइम का वैल्यू रख देंगे A/2B का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा फाइनल चार्ज निकल के आएगा। इसको सॉल्व कीजिए, इसको जब सॉल्व करेंगे तो A²/2B माइनस BA²/4B², ठीक है। यहाँ से एक B से एक B गया तो हमारा आ गया A²/2B माइनस A²/4B। इसको जब सॉल्व करेंगे तो A²/4B आएगा, यानी हमारा फाइनल चार्ज कितना आया A²/4B। अब इनिशियल चार्ज निकालेंगे, इनिशियल चार्ज यानी टाइम कितना है T1 = 0 सेकेंड पे हम इनिशियल चार्ज निकालेंगे। तो टाइम T = 0 सेकेंड पे हम जब इनिशियल चार्ज निकालेंगे तो जब आप पुट करोगे तो सीधा सीधा 0 आ जाएगा, ठीक है, ओके। हाँ ठीक है। अब यहाँ से देखो, यहाँ से देखिए, हमारा थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, ओके। फाइनल वैल्यू आ गया, इनिशियल वैल्यू आ गया, तो I एवरेज फाइनल A²/2B A²/4B A²/4B माइनस 0। टाइम कहाँ है, टाइम T2 माइनस T1 यानी A/2B माइनस 0 A/2B माइनस 0। तो I एवरेज का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा A²/4B इंटू 2B डिवाइडेड बाई A। यहाँ से 2 2 कैंसिल हुआ और A से A कैंसिल हुआ, तो I एवरेज का वैल्यू कितना आ गया A/2। I एवरेज का वैल्यू कितना आ गया A/2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा A/2, ठीक है। अगला कह रहा है कैलकुलेट चार्ज फ्लो कैलकुलेट करने के लिए कह रहा और एवरेज करंट कैलकुलेट करने के लिए कह रहा। क्वेश्चन आपका ये दिया गया है, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन में आपका ग्राफ दिया गया है, इस ग्राफ में चार्ज फ्लो और एवरेज करंट। तो हम आपको पहले बता चुके हैं कि अगर चार्ज फ्लो किसी भी ग्राफ का IT ग्राफ का निकालने के लिए कह रहा है तो अगर हम उस ग्राफ का हम एरिया निकाल देंगे तो हमारा चार्ज फ्लो निकल जाएगा। चार्ज फ्लो निकल जाएगा जब इस ग्राफ का हम एरिया निकाल देंगे। तो निकालिए एरिया। हम आपको बताए थे कि IT ग्राफ में चार्ज का जो फ्लो निकालना होता है तो हम इसका एरिया अंडर IT ग्राफ लेते हैं, एरिया अंडर IT ग्राफ, ओके, ठीक है। यानी इसका हम एरिया निकालेंगे, तो एरिया निकालिए। एरिया कितना हो जाएगा, एरिया π/2। ये रेडियस R1 कितना है, रेडियस R1 T, और दूसरा रेडियस R2 कितना है I0। तो π/2 T0 इंटू I0। तो ये आपका एरिया आया। तो यही एरिया होगा आपका चार्ज फ्लो, ओके, चार्ज फ्लो। नेक्स्ट आता है कैलकुलेट एवरेज करंट। तो एवरेज करंट निकालने के लिए I एवरेज इक्वल टू चार्ज फ्लो, या ऐसे लिख सकते हैं एरिया अंडर IT ग्राफ डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, सिंपल, टोटल टाइम। तो एरिया अंडर IT ग्राफ यानी हमको चार्ज फ्लो निकालना है। तो चार्ज फ्लो यहाँ से
यहाँ पे 4 फ्लो लिख देंगे, कितना हो जाएगा π/2 I0 इंटू T0 और टोटल टाइम मेरा कितना है, टोटल टाइम ये है, टोटल टाइम मेरा T0 है, तो यहाँ से इंटू 2T0, तो कट पिट करो, T0 से T0 गया, ठीक है, तो आंसर क्या आ गया πI0/4, ये आपका I एवरेज का वैल्यू आ गया। अगला हम पता करेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालने के लिए पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। एक कंडक्टर मैंने लिया, इस कंडक्टर को मैं रूम टेम्परेचर पे रखा, इस कंडक्टर को रूम टेम्परेचर पे रखें, रूम टेम्परेचर पे। इस कंडक्टर से कोई भी पोटेंशियल कनेक्टेड नहीं है, कोई भी पोटेंशियल कनेक्टेड नहीं है, पोटेंशियल इज नॉट अप्लाइड। इस कंडक्टर से कोई भी पोटेंशियल कनेक्टेड नहीं है, इस कंडक्टर को हमने रूम टेम्परेचर पे रखे। कंडक्टर है, जब कंडक्टर है तो यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, फ्री इलेक्ट्रॉन रहेगा। जब कंडक्टर है तो यहाँ क्या रहेगा, फ्री इलेक्ट्रॉन रहेगा, ये सारे फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है। कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन है, रूम टेम्परेचर है, तो रूम टेम्परेचर के कारण यहाँ पर थर्मल एनर्जी मिलेगा, यहाँ पर इस कंडक्टर को हमको थर्मल एनर्जी देगा, थर्मल एनर्जी, और ये थर्मल एनर्जी क्या करेगा, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होके इस इलेक्ट्रॉन का रैंडम मोशन कराएगा, इस इलेक्ट्रॉन का रैंडम मोशन कराएगा। जब रूम टेम्परेचर पे किसी कंडक्टर को रखते हैं तो उसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो रैंडम मोशन करता है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो रैंडम मोशन करेगा, रैंडम मोशन। रैंडम मोशन होने के कारण इसका जो वेलोसिटी है, एवरेज वेलोसिटी है, वो जीरो हो जाता है। क्यों? क्योंकि कोई डायरेक्शन नहीं है, कोई इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन इस साइड जा रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन नीचे जा रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहा है, तो इसका एवरेज वैल्यू हम जीरो लिखेंगे, ठीक है। बट एक इलेक्ट्रॉन का तो वेलोसिटी है, पूरे इलेक्ट्रॉन का ना एवरेज वेलोसिटी जीरो है, बट एक इलेक्ट्रॉन का तो वेलोसिटी है। तो अगर उस इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे, जो हम थर्मल एनर्जी दिए हैं, जो हम इलेक्ट्रॉन को थर्मल एनर्जी दिए हैं, वही उसका काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, और वहां से काइनेटिक एनर्जी से हम वेलोसिटी निकाल लेंगे। तो हम लिख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू थर्मल एनर्जी, थर्मल एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, हाफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू थर्मल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 3/2 kT। ओके, तो यहाँ थर्मल वेलोसिटी हो जाएगा, 2 से 2 कट करेंगे तो 3 kT अपॉन m अंडर में रूट। ये आपका थर्मल वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन का निकल के आया। कब? जब ये कंडक्टर रूम टेम्परेचर पे रखा हुआ है, ठीक है। थर्मल वेलोसिटी का वैल्यू कितना होगा, आपका 3 का मान पता है, k का मान पता है, टेम्परेचर पता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है, ठीक है। तो थर्मल वेलोसिटी का वैल्यू 10⁵ मीटर पर सेकेंड आएगा। इतना स्पीड से एक इलेक्ट्रॉन मूव करेगा जब इलेक्ट्रॉन किसी कंडक्टर में, जब वो कंडक्टर रूम टेम्परेचर पे आपका रखा हुआ है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अगर इसी कंडक्टर को हम, इसी कंडक्टर, एक कंडक्टर लिए, पहले तो इसमें अभी हम कोई भी पोटेंशियल अप्लाई नहीं किए थे, ठीक है। अब अगला हम देखते हैं कि जब हम क्या करेंगे, जब हम एक कंडक्टर लिए, जब हम एक कंडक्टर लिए, ठीक है, पहले हम देखे थे कि इस कंडक्टर को हम कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं सप्लाई किए थे। अब इस कंडक्टर में हमें एक पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिए, पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिए। इस कंडक्टर में आपका फ्री इलेक्ट्रॉन रहेगा, क्योंकि ये कंडक्टर है, तो कंडक्टर होने की वजह से यहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन रहेगा, फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है। फ्री इलेक्ट्रॉन शुरू इनिशियली ये रैंडम मोशन कर रहा है, 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 रैंडम मोशन कर रहा है। जैसे ही हमने यहाँ पर पोटेंशियल लगाया, पोटेंशियल लगाते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा, पोटेंशियल लगाते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। ये रहा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लगाएगा। किस साइड फोर्स लगाएगा, हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लगता है, ठीक है।
तो हम लिखेंगे यहां पर F इक्वल टू QE, फोर्स का वैल्यू कितना होगा QE, तो F इक्वल टू एक इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो EE, और F का वैल्यू होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और EE आएगा तो यहां से एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल के आया EE बाई m। ठीक है, एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या निकल के आया EE बाई m। अब हम इस इलेक्ट्रॉन का हम वेलोसिटी निकालना चाहते हैं, एवरेज वेलोसिटी निकालना चाहते हैं, तो एवरेज वेलोसिटी को ही हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहेंगे। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी को ही हम लोग क्या कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ओके, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ओके, अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, v इक्वल टू u प्लस AT, सबका एवरेज वैल्यू लेंगे, बताओ सबका हम लोग एवरेज वैल्यू लेंगे, तो v एवरेज इक्वल टू u एवरेज प्लस AT। v एवरेज को हम लोग क्या बोले थे ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो यह हो जाएगा vd इक्वल टू u एवरेज वैल्यू का मान कितना होगा, u एवरेज का मान 0 होगा, क्योंकि इनिशियली जो है इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन कर रहा है, तो इसलिए उसका एवरेज इनिशियल वेलोसिटी आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, ये 0 प्लस AT, तो हमारा आ गया vd इक्वल टू, अब a का वैल्यू कितना हम लोग निकाल रखे हैं, a का वैल्यू EE बाई m, EE बाई m इंटू टाइम, तो ये आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकल के आया। जब हम किसी कंडक्टर को पोटेंशियल V से सप्लाई करेंगे तो उसका ड्रिफ्ट वेलोसिटी मतलब इलेक्ट्रॉन का जो एवरेज वेलोसिटी होगा वो उसका फॉर्मूला ET अपॉन m होगा। ठीक है, अब अगला आते हैं रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो क्या रिलेशन होता है, Vd इक्वल टू I अपॉन NEA, ये रिलेशन होता है, यानी I इक्वल टू हम लिख सकते हैं Vd इंटू NEA, ये रिलेशन होता है। अच्छा, अभी हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला देखें, क्या देखें, Vd इक्वल टू EET अपॉन m, ये हमने अभी जस्ट देखा। अब मान लो कि ये इक्वेशन आपका 1 है, ये इक्वेशन आपका 1 है और ये इक्वेशन आपका 2 है, तो क्या हम इस Vd का वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना, तो हम पुट करेंगे इस Vd का वैल्यू, तो I इक्वल टू हो जाएगा, बताओ कितना हो जाएगा, EET अपॉन m इंटू NEA, ये हो जाएगा I का वैल्यू। अब I इक्वल टू हम लिख सकते हैं ये n, ये वाला n E स्क्वायर, ये E स्क्वायर ETA अपॉन m, E को ना हम यहाँ रखते हैं, E को हम यहाँ रखते हैं। ठीक है, तो हमारा करेंट का वैल्यू क्या आ गया, करेंट का वैल्यू हमारा आ गया, यहाँ से देखिए करेंट डेंसिटी, अच्छा करेंट का वैल्यू हमारा आ गया, करेंट का वैल्यू हमारा निकल के बाहर आया, क्या बताओ, NE स्क्वायर TA अपॉन m और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड E। ओके, अच्छा एक काम करते हैं, एक कंडक्टर है जिसमें हमने पोटेंशियल V लगाया और इस कंडक्टर का लेंथ हमने L रखा, तो जब यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के बाहर आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो जनरेट होगा उसका वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड ये जो जनरेट होगा उसका वैल्यू होता है V अपॉन L, पोटेंशियल अपॉन लेंथ ऑफ द कंडक्टर। तो क्या ये हम वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हैं, कोई दिक्कत, तो I इक्वल टू हम लिख देंगे NE स्क्वायर TA V अपॉन L डिवाइडेड बाई m। ओके, इसको थोड़ा सा और सजा के लिखते हैं, तो क्या लिख सकते हैं, I इक्वल टू NE स्क्वायर TA अपॉन ML इंटू V। ठीक है, ओके, इसको हमने माना इक्वेशन नंबर तीसरा। ठीक है, अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, ओम्स लॉ को डिस्कस करते हैं। ओम्स लॉ
ठीक है, ओम्स लॉ, ठीक है, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है कि कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट टेम्परेचर पे करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल, करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल। जब हम कांस्टेंट प्रेशर और टेम्परेचर रखेंगे, ठीक है, तो अब हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाएंगे तो कुछ ना कुछ कांस्टेंट आएगा, तो 1/r इंटू भी। ये इक्वेशन नंबर 4, ये इक्वेशन नंबर 4। एक बात बताओ, क्या इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 3 में कुछ कॉमन नजर आ रहा है? क्या कुछ कॉमन नजर आ रहा है? आई कॉमन, यहाँ आई, यहाँ भी। क्या 1/r की जगह यहाँ पर NE² T/m है, TA/ml है? ये साफ साफ दिख रहा है, अरे साफ साफ दिख रहा है। तो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन नंबर थर्ड एंड फोर्थ हम लिख सकते हैं 1/r इक्वल टू NE² TA/ml। कोई दिक्कत? ठीक है, ये लिख सकते हैं। अब यहां से r का वैल्यू पता करो, r इक्वल टू हो जाएगा ml NE² T/a, ठीक है, T/a। यहां पर ऐसे लिखो, ऊपर में m, यहाँ l, NE² T/a, L/a, ठीक है। अच्छा बाबू, एक बात बताओ, इस वाले टर्म को ना हम लोग, ये जो टर्म निकल के बाहर आया, इसको हम लोग ना रो कहते हैं, रेसिस्टिविटी। इसको हम लोग क्या कहेंगे? रेसिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। जो रेसिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ कंडक्टर एंड टेम्परेचर पे। डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर का नेचर क्या है, नेचर ऑफ कंडक्टर एंड टेम्परेचर। इसको शेप एंड साइज कंडक्टर का शेप एंड साइज से कोई लेना देना नहीं है। कंडक्टर का शेप और साइज से कोई लेना देना नहीं है, शेप एंड साइज पे से इसको कोई लेना देना नहीं है। इससे किससे मतलब है? सिर्फ नेचर ऑफ कंडक्टर और उसके टेम्परेचर से, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला बाहर निकल के आया, क्या आया? R इक्वल टू रो L/A। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बताता हूं, ये क्या हुआ? ये आपका रेसिस्टिविटी हुआ, रेसिस्टिविटी के जस्ट उल्टा होता है आपका कंडक्टिविटी, ठीक है, कंडक्टिविटी यानी रेसिस्टिविटी इक्वल टू 1/सिग्मा। सिग्मा को हम कंडक्टिविटी को हम लोग सिग्मा से डिनोट करते हैं, तो रेसिस्टिविटी के उल्टा होगा कंडक्टिविटी, ठीक है, या स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी उसका दूसरा नाम देते हैं, ठीक है। तो हमारा रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला हमको पता है, यहाँ से क्या पता है? M/NE²T। तो कंडक्टिविटी का क्या फॉर्मूला हो जाएगा? NE²T/m। सिंपल है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, सिंपल है, ठीक है, ओके। तो यहां से हमारा रेसिस्टेंस का फॉर्मूला निकल के R इक्वल टू रो L/A, R इक्वल टू रो L/A, ठीक है। ये स्लाइड पहले ही क्लियर हो गया। अब अगला आता है इफेक्ट ऑफ डिफरेंट पैरामीटर ऑफ रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस को कौन कौन सा पैरामीटर इफेक्ट करता है? तो हम लोग देखे थे रेसिस्टेंस इक्वल टू R इक्वल टू रो L/A, ठीक है, रो L/A। अगर R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L होगा इफ एरिया एंड रो कांस्टेंट होगा, ठीक है। दूसरा R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया होगा इफ L एंड रो कांस्टेंट होगा। इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है, सिंपल सा है,
अगला एक कंडीशन आता है, बहुत बहुत ज़्यादा इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्या, एक वायर है, ठीक है, उसका रेसिस्टेंस हमने आर रखा, ठीक है, उसका रेसिस्टेंस हमने आर रखा, ये वायर है जिसका एरिया ए है, लेंथ एल है, उसका रेसिस्टेंस हमने आर रखे। दूसरा बार हमने क्या किया कि इस वायर को हम स्ट्रेच कर दिए। स्ट्रेच करने के बाद हम पूछ रहे हैं कि इसका रेसिस्टेंस कितना होगा, ठीक है। तो हम आर इक्वल टू, अच्छा एक बात बताओ, इसको हम स्ट्रेच किए तो स्ट्रेच करने पे हमारा ऐसा हुआ, एरिया ए डैश हो गया, लेंथ एल डैश हो गया। तो क्या स्ट्रेच करने पे ठीक है एरिया और लेंथ चेंज हो रहा है, बट क्या वॉल्यूम चेंज हो रहा है? स्ट्रेच करने पे तो वॉल्यूम तो चेंज नहीं होगा, तो यहाँ पर वॉल्यूम आपको कांस्टेंट रहेगा, वॉल्यूम कांस्टेंट। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम ही समझना दोस्त, ठीक है, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है एरिया इंटू लेंथ, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम एरिया इक्वल टू देखें तो वॉल्यूम बाय लेंथ, अगर हम लेंथ का देखें तो लेंथ इक्वल टू वॉल्यूम बाय एरिया, ठीक है। ओके ओके, अब देखते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन के अनुसार हम रेसिस्टेंस निकालेंगे। मान लिया हम जानते आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए, ठीक है, आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए, है ना। अब बताओ, मान लिया कि आर इक्वल टू रो एल की जगह जब स्ट्रेच करेंगे तो अगर क्वेश्चन में हमको एल दिया हुआ है और बाकी सारा चीज कांस्टेंट है तो फिर कैसे निकालेंगे? देखो, आर इक्वल टू एल का वैल्यू हम रखेंगे वॉल्यूम अपॉन एरिया, और ये वाला एरिया पहले से, और ये सारी चीजें आपको कांस्टेंट है, ये चीजें कांस्टेंट है, एरिया इंटू वॉल्यूम कांस्टेंट है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो क्या रेसिस्टेंस का फॉर्मूला हो जाएगा आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया स्क्वायर, पहला ये फॉर्मूला हुआ, ठीक है, अगर एरिया के फॉर्म में क्वेश्चन में दिया गया है तो। दूसरा, मान लिया लेंथ के फॉर्म में क्वेश्चन से पूछा गया है तो क्या हो जाएगा आर इक्वल टू रो एल, एरिया को हम क्या लिख सकते हैं वॉल्यूम इंटू लेंथ, वॉल्यूम इंटू लेंथ, और यहां पर हम देखेंगे कि स्पेसिफिक रेसिस्टेंस और वॉल्यूम आपका कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है। जब ये चीजें कांस्टेंट है तो रेसिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर हो जाएगा। जब वायर स्ट्रेच करेंगे तो रेसिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया का स्क्वायर होगा, और दूसरा रेसिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल का स्क्वायर होगा। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, जैसा क्वेश्चन होगा हम ये फॉर्मूला अप्लाई करके उसका सॉल्यूशन कर देंगे। अगला, ठीक है, तीसरा और किस फैक्टर पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। यहां से देखिए, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। टेम्परेचर पर मान लिया कि टेम्परेचर टी नोट पे आपका किसी कंडक्टर का रेसिस्टेंस आर नोट है, ठीक है, टेम्परेचर टी नोट पे किसी कंडक्टर का रेसिस्टेंस आपका आर नोट है। दूसरा पूछ रहा है कि मान ले टेम्परेचर टी नोट से टी हो गया तो उस टाइम उस कंडक्टर का रेसिस्टेंस आर टी कितना होगा? तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला लिखते हैं आर टी इक्वल टू, ज़्यादा सोचना नहीं है, ज़्यादा आपको सोचना नहीं है, आर टी इक्वल टू आर नोट 1 प्लस अल्फा इंटू टी माइनस टी नोट, ये हमारा आर टी का वैल्यू आ गया, ठीक है। ओके, अल्फा क्या है? अल्फा होता है टेम्परेचर कोफिशिएंट। क्या है? टेम्परेचर कोफिशिएंट, टेम्परेचर कोफिशिएंट अल्फा आपको दिया गया है टेम्परेचर कोफिशिएंट, ठीक है। अब एक क्वेश्चन देखते हैं। मान लिया कि ये आपका एक कंडक्टर है, ठीक है, ये दूसरा भी एक कंडक्टर है, दोनों को ऐसे सीरीज में हम कनेक्ट कर दिए, इसका लेंथ L1 है, रेसिस्टेंस R1 है, कंडक्टिविटी सिग्मा 1 है। दूसरा, इसका लेंथ L2 है, रेसिस्टेंस R2 है, कंडक्टिविटी सिग्मा 2 है, ठीक है। तो क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि फाइंड द इफेक्टिव कंडक्टिविटी। इफेक्टिव कंडक्टिविटी कितना होगा?
इफेक्टिव कंडक्टिविटी कितना होगा। ठीक है, तो हम जानते हैं जब आगे थोड़ी देर में हम आपको कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस बताएंगे, अभी थोड़ा देख लो कि जब ये दोनों जब रेसिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट होता है तो आर इक्विवेलेंट होता है, आर इक्विवेलेंट या आर इफेक्टिव बोलो R1 प्लस R2। ठीक है, R1 प्लस R2, और अभी हमने पढ़ा था R इक्वल टू रो एल अपॉन ए, पढ़े थे R इक्वल टू रो को 1 बाई हम सिग्मा भी लिख सकते हैं एल अपॉन ए। ठीक है, एल अपॉन ए, ये फॉर्मूला हमको पहले से पता था। ठीक है, तो यहाँ से पुट करो तो आर क्या हो जाएगा आपका L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाई ई इफेक्टिव, सॉरी सिग्मा इफेक्टिव, यहाँ सिग्मा होगा, सिग्मा इफेक्टिव इंटू ए इक्वल टू L1 बाई सिग्मा 1 इंटू ए प्लस L2 बाई सिग्मा 2 इंटू ए। ठीक है, ओके, इसका A1 ले सकते हो, A1 ए इफेक्टिव ले सकते हो, एरिया तो सेम ही रहेगा, सॉरी एरिया तो सेम ही रहेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब आगे बोल रहा है कि मान लिया कि इफ L1 इक्वल टू L2 दोनों का लेंथ बराबर है तो क्या हो जाएगा। इफ L1 इक्वल टू L2, जब दोनों का लेंथ बराबर है तो क्या हो जाएगा, तो क्या होगा यहाँ देखेंगे क्या होगा, तो L1 इक्वल टू L2 यानी दोनों को L लेंगे तो L1 प्लस L2 क्या हो जाएगा 2L ई इफेक्टिव, एरिया कट गया, ई इफेक्ट सिग्मा इफेक्टिव इक्वल टू L अपॉन सिग्मा 1 प्लस L अपॉन सिग्मा 2। ठीक है, L से L गया तो 2 बाई ई इफेक्टिव इक्वल टू 2 बाई सिग्मा इफेक्टिव इक्वल टू 1 अपॉन सिग्मा 1 प्लस 1 अपॉन सिग्मा 2। ये वैल्यू बाहर आया। तो जब भी क्वेश्चन बोले कि दो कंडक्टर है, दोनों को सीरीज में ज्वाइन किए, दोनों कंडक्टर का लेंथ एरिया सब कुछ इक्वल है, तो इफेक्टिव कंडक्टेंस निकालें तो आप सीधा ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। ठीक है दोस्तों, ये फार्मूला सीरीज चल रहा है, इसमें हम सिर्फ आपको फार्मूले बताएंगे और इस फार्मूला के बेसिस पे जो क्वेश्चन है वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में प्रोवाइड होगा। ठीक है, नेक्स्ट एक चीज और हम यहाँ देख लेते हैं। मान लिया कि एक कंडक्टर है, ठीक है, ये सीरीज में कनेक्टेड है, लेंथ L1 है, इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट सिग्मा 1 है, रेसिस्टेंस R1 है, ये L2 है, टेम्परेचर कोफिशिएंट अल्फा 1 है, अल्फा 2 है और इसका रेसिस्टेंस R2 है। दोनों सीरीज में कनेक्टेड है, तो क्वेश्चन पूछ रहा है अल्फा इफेक्टिव कितना होगा। तो अल्फा इफेक्टिव सीधा फार्मूला निकालेंगे, सीधा फार्मूला लिखेंगे अल्फा 1 R1 प्लस अल्फा 2 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। सिंपल, ज़्यादा सोचना नहीं है। अगर यही चीज़ आपका पैरेलल में कनेक्टेड है, दो कंडक्टर है, दोनों पैरेलली कनेक्टेड है, ठीक है, दोनों पैरेलली कनेक्टेड है। अब इसमें सेम चीज़ पूछ रहा है अल्फा इफेक्टिव कितना होगा, वही दिया हुआ है यहाँ, अल्फा 1 है, अल्फा 2 है, R1 है, इसका R2 है। ठीक है, तो अल्फा इफेक्टिव का वैल्यू हो जाएगा अल्फा 1 R2 प्लस अल्फा 2 R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। क्लियर है? तो ये दो फार्मूले आपका निकल के बाहर है। अगला आता है कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस, मतलब रेसिस्टेंस का कॉम्बिनेशन। दो तरह से कॉम्बिनेशन करते हैं, एक सीरीज कॉम्बिनेशन, दूसरा पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो इसमें सिर्फ फार्मूला पूछता है तो थोड़ा सा हम डिराइव भी कर देते हैं। ठीक है, एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन, दूसरा होता है आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन मान लिया कि ये आपका रेसिस्टेंस R1, R2, R3, R4, R5 ये सारा सीरीज में कनेक्टेड है किसी पोटेंशियल V से। R1 है, R2 है, R3 है, R4 है, R5 है। अच्छा बताओ, जब सीरीज में कनेक्ट रहता है तो करंट आपका कांस्टेंट रहता है, यहाँ भी I करंट होगा, यहाँ भी I करंट होगा, यहाँ भी I, सभी जगह करंट आपका कांस्टेंट रहता है। ठीक है, नो डाउट।
अब देखते हैं V इक्वल टू जानते हैं आई आर, आई आपका कांस्टेंट है, आई आपका कांस्टेंट है, तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। जब V1 रेशियो V2 रेशियो V3 रेशियो करेंगे तो इक्वल टू R1 रेशियो R2 रेशियो R3, यहाँ से निकल के आ जाएगा R इफेक्टिव इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, अगर मान लिया कि R1 R2 R3 का वैल्यू सेम रहा, इफ R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R3, सबका वैल्यू R कॉमन रहा, तो R इक्विवेलेंट का मान आ जाएगा NR, जितना आपका नंबर रहेगा R का उतना NR। ठीक है, ये सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया। अगला देखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में थोड़ा सा डिराइव कर देते हैं। मान लें कि ये आपका रेसिस्टेंस R1 है, दूसरा रेसिस्टेंस आपका R2 है, तीसरा रेसिस्टेंस आपका R3 है, चौथा रेसिस्टेंस आपका R4 है। ठीक है, ये सारा जो है पैरेलली कनेक्टेड है पोटेंशियल V से। मतलब क्या कि यहाँ पर भी पोटेंशियल V है, यहाँ पर भी पोटेंशियल V है, यहाँ पर भी पोटेंशियल V है और यहाँ पर भी पोटेंशियल V है। ठीक है, तो V इक्वल टू आई आर, V इक्वल टू आई आर, ये आपका कांस्टेंट चीज है, ये आपका कांस्टेंट चीज है, तो I इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R 1 बाई आर, तो I1 रेशियो I2 रेशियो I3 रेशियो I4 इक्वल टू 1 बाई R1 रेशियो 1 बाई R2 रेशियो 1 बाई R3 रेशियो 1 बाई R4। तो यहाँ से 1 बाई R इक्विवेलेंट निकल के आता है, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 एंड सो ऑन। ये आपका इफेक्टिव रेसिस्टेंस निकल के आया जब कोई चीज आपका पैरेलली कनेक्टेड हो। ओके, अगर मान लिया कि R1 R2 R3 का वैल्यू सेम रहा तो R इफेक्टिव इफ R1 इफ सेम रेसिस्टेंस आर, इफ सेम n रेसिस्टेंस आर कनेक्टेड, n रेसिस्टेंस आर कनेक्टेड, अगर सेम n रेसिस्टेंस कनेक्टेड रहेगा तो R इफेक्टिव का वैल्यू सीधा हम लिख देंगे, R इफेक्टिव का वैल्यू R अपॉन n होगा। कोई दिक्कत नहीं। अगर दो वैल्यू अगर यहाँ देखें, अगर दो रेसिस्टेंस कनेक्टेड है, R1 है दूसरा R2 है, R1 है R2 है, दोनों आपका पोटेंशियल V से कनेक्टेड है, तो यहाँ से R इफेक्टिव का वैल्यू हो जाएगा, R इफेक्टिव का वैल्यू हो जाएगा R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। ठीक है, ये सीधा ये वैल्यू निकल के बाहर आ जाएगा। ठीक है, ओके, ये तो आपका कॉम्बिनेशन हो गया, सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, क्या कह रहा है? अच्छा, इतना ही? कहाँ हुआ अभी? 12 स्लाइड ही हुआ। हाँ, 1 घंटा हो गया। 1 घंटा हो गया, चलो ठीक है, कट करो। ठीक है गाइस, आज के लिए इतना ही। आगे अभी और भी अप्रॉक्स 20 स्लाइड बाकी है। ठीक है, वो अगले लेक्चर में कवर करेंगे। इस लेक्चर में हम सिर्फ करंट इलेक्ट्रिसिटी का फॉर्मूला पे फोकस करेंगे। हम कम टाइम में सारे फार्मूले देने का ट्राई करते हैं। ठीक है, और अगले लेक्चर में मतलब करंट इलेक्ट्रिसिटी का फार्मूला सेशन खत्म होने के बाद वाले क्लासेस में हम प्रीवियस ईयर सारा करेंगे, सारा प्रीवियस ईयर करेंगे और 20 ईयर्स का सारा प्रीवियस ईयर हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।